चलिए, देखिए आप लोगों ने उस दिन दो प्रश्नों का जवाब दिया था पिछले साल सैटरडे को। प्रश्न एक ये था कि वर्तमान समय में आश्रम व्यवस्था प्रासंगिक है कि नहीं, इस पर जवाब देना था। और एक था इस क्वेश्चन कि भारतीय समाज में विविधता के आयामों को क्या करें, आप स्पष्ट करें। यही दो क्वेश्चन थे। ये आप ही के बीच में एक कॉपी है, ठीक, मतलब ये कॉपी आपके ही बीच की कॉपी है। किसकी कॉपी है ये? आपकी है ना। क्या नाम है? अभिनव। अभिनव की कॉपी है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा था, समझा रहा था कि उसने क्या पूछा है। पूछा क्या था इस क्वेश्चन, देखिए। पूछ रहा था कि वर्तमान समय में आश्रम व्यवस्था प्रासंगिक है कि नहीं। आपको ये जवाब देना था, ये व्यवस्था जो है, ये और ये इंपॉर्टेंस। फिर क्या करना था कि जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो सबसे पहले जो पूछता है, ये जो की पॉइंट है, इसको परिभाषित करना होता है हमेशा। मतलब जब आंसर लिखिए तो ये जो पूछ रहा है इसको तो बाद में बताएंगे ना, पहले तो ये तो बताइए कि ये आश्रम व्यवस्था होती क्या है। तो पहले आप इसको डिफाइन करिए। मेरे हिसाब से सब ने अपने अपने स्तर पर डिफाइन किया था इसको, ठीक, यहाँ तक सबका सही था। इन्होंने भी डिफाइन किया होगा, देख लेते हैं क्या डिफाइन किया है। आश्रम व्यवस्था से तात्पर्य जीवन के चार प्रमुख चरणों से है, जो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सहायक है, या फिर जीवन को सरल बनाने के लिए इसको अपनाया गया है, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए, सरल हो जाए। इसी प्रकार की परिभाषाएं सबने अपने अपने हिसाब से दी थी। यहां तक मेरे हिसाब से लगभग काफी बच्चों का क्या था, सही था। फिर अब हमको महत्वपूर्ण है कि ये जो है की पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आज के सिनेरियो पर, आज के घटनाक्रम पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये महत्व रखती है कि नहीं रखती है। अब आप लोगों ने गलती क्या की, जो हमको ज्ञान है, हमें अब आपके क्वेश्चन से मतलब नहीं। आपका एक जो अभी होता है ना बीए का पैटर्न, बीए में पेपर देने जाते हो भाई, जो हमको आता है हम वो लिखेंगे, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नंबर देना हो तो देना, ना देना हो तो ना देना। तो अब इसमें आपने ब्रह्मचर्य को परिभाषित करना स्टार्ट किया, इस तरह से किया कि ऐसे डिवाइडेशन किया, चार प्रकार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, या किसी ने ऐसे किया। ये हमसे थोड़ा पूछ रहा है कि चार आश्रम है, आप क्यों पेज भर रहे हो इसको। आपको टू द पॉइंट आना है कि आश्रम व्यवस्था की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। सीधा लिखिए ब्रह्मचर्य, क्या लिखिए, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य लिखने के बाद बताइए कि उसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं। ब्रह्मचर्य को परिभाषित नहीं करना, ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं पूछी आपने, उसकी क्या पूछी है, इंपॉर्टेंस पूछी है। तो इंपॉर्टेंस देखिए किस तरह से लिखा है इसने, शिक्षा और आत्म विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है, बिल्कुल। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य क्या है, आपके अंदर नैतिकता को क्या करना है, डेवलप करना है। तो नैतिकता कल भी समाज की आवश्यकता थी, नैतिकता आज भी समाज की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं बिना नैतिक समाज किस काम का। अगर समाज में नैतिकता ही नहीं है तो समाज समाज थोड़ा है, वो तो पशुवत समाज हो गया। मानवीय समाज का सबसे बड़ा गुण क्या है, उसकी नैतिकता। तो इसने लिखा, ठीक, युवाओं को अनुशासन और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आप ब्रह्मचर्य जीवन में ही तो अनुशासन सीखते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल सिस्टम से बैठे हैं। देखिए आप यहाँ संस्था में आते हैं, चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी जो कुछ हो, आप कभी यहाँ पर जूते पहन के नहीं आते, नहीं आते ना। और ना आज तक किसी ने लड़ाई की कि नहीं सर क्यों नहीं पहना, पहन के आते हैं, आज तक नहीं किसी ने किया। आपको लगा नहीं ये अनुशासन का हिस्सा है, संस्था में जा रहे हैं, जब सर खुद उतार के आते हैं, जब स्वयं ऐसे आते हैं, तो हमको भी आना चाहिए। तो ये कौन सिखा रहा है आपको, ब्रह्मचर्य में तो सिखाया जा रहा है। तो ब्रह्मचर्य में दो तरह से सिखाते हैं, एक स्कूल में, घर में। घर में बहुत सारे एथिक्स सिखाते हैं। तो जो हम अनुशासित रहते हैं, हमें बड़ा वाला कितना भी डांटता रहता है, हम सुनते रहते हैं, हम पलट के जवाब नहीं देते हैं, ये कहाँ सिखाया जाता है, ये ब्रह्मचर्य में ही तो सिखाया जाता है। कि अगर बड़ा कोई कुछ बात कह रहा है तो उसकी बात को हमको क्या करना है, सुनना है। सुनने के बाद अगर हमको लगता है कि कुछ अपनी बात को हमें क्या है, रखना है, तो फिर जब वो बात अपनी पूरी कर लेता है तो फिर हम अपनी बात रखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एक अनुशासन का तरीका है, ये एथिक्स का तरीका है। तो यही इसको लिखना था। कुछ अगर समझ में आ रहा हो, देखिए आपके भी ऐसा नहीं पूरा गलत था, कुछ चीजें थी जिसको आपने कुछ ज्यादा लिख दिया, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये इस तरह से मैं चाहता था। दूसरा, अब अगर समझना कि ब्रह्मचर्य में अगर इस तरह से लिखा है तो इसी तरह हमको गृहस्थ में लिखना होगा। अब गृहस्थ में क्या है,
गृहस्थ आश्रम है क्या, मतलब क्या कहता है गृहस्थ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसने लिखा कि आज भी गृहस्थ जीवन का ये महत्व बना हुआ है। परिवार समाज की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह चरण आवश्यक है। यहाँ थोड़ा सा और इसको बेहतर कर सकते थे, जैसे ये वाले पॉइंट तो इसके बहुत अच्छे थे, ये वाला पॉइंट भी अच्छा था, ये वाला भी अच्छा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कमी आई, मतलब ये पॉइंट उतने अच्छे नहीं हम बता पाए जितना अच्छा हमको बताना चाहिए था। यानी कि गृहस्थ आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमको सामाजिक प्राणी होने के नाते जो हमारे समाज का निर्माण है, ये मेन आश्रम है। मेन आश्रम होता है, अगर ये डगमगा गया तो सारे आश्रम क्या हो जाएंगे, खत्म। वर्तमान में आप देख रहे हो कि इसी आश्रम पर चोट पड़ रही है। वर्तमान में अब तो भारत में भी चोट दिखाई दे रही है, कैसे लोग लिविंग की तरफ जा रहे हैं, वो विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाह रहे हैं। तो लिविंग का मतलब होता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लिविंग का मतलब ठीक है हम उसको लीगल करते हैं, लेकिन आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। एक्चुअली लिविंग में इसलिए फायदा होता है लोगों को कि कोई दबाव नहीं है, नैतिक दबाव नहीं है। इसमें दो परिवार मिलकर के, पूरा समाज मिलकर के आप शादी कराता है। आपको गृहस्थ में फिर होता है कि नहीं, आपको गृहस्थ में जा रहे हैं। आप देखते हो ना शादी का सीजन चलता है तो कितने लोग आते हैं, दोनों मिलाकर कितने लोग आ जाते हैं। अभी तो तुम्हारे घर में शादी हुई है, कितने लोग आए थे, बताओ 1800 लोग आए थे। अब 1800 लोग को पता चल गया कि इस बच्चे का और इस बच्ची का क्या हुआ, विवाह, और ये दोनों बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं, गृहस्थ में। अब क्या लगता है कि ये बच्चे इलीगल कार्य कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो एक नैतिक दबाव के तौर पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और यही नैतिक दबाव एक अच्छे समाज का क्या कर रहा है, निर्माण। तो गृहस्थ में ये आपको लिखना पड़ेगा कि वर्तमान में भी गृहस्थ आश्रम से प्रासंगिक है, क्योंकि ये चारों आश्रम की क्या है, कड़ी है। और वर्तमान में जिस प्रकार से गृहस्थ की परिभाषाएं क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, तो हो सकता है कि हमारा एक अच्छा समाज क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो अच्छे समाज को बनाने के लिए ये आश्रम आज भी उतना ही महत्व रखता है। तो ये तो मेरी बात हो गई। फिर आप हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसको लिखने की क्या करेंगे, कोशिश, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होगी ना। आप एक जैसा लिखेंगे तो लगेगा कि अलग, एक कोचिंग की कॉपी आ गई है। जैसे मान लीजिए एक ही कोचिंग के 10 लड़के चले गए और 10 एक ही जैसे छाप रहे हैं, तो क्या समझ जाएगा, लग रहा है एक ही संस्था की कॉपी है। तो यकीन मानिए सबके लिखने का तरीका क्या होता है, अलग अलग। तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाता। तीसरा, इन्होंने वानप्रस्थ और सन्यासी को एक साथ लिख दिया है। हो सकता है समय की क्या हो, कमी हो। तो वानप्रस्थ को, और ये कमी आपको आगे दिखाई देगी, देखिएगा, मुझे लग रहा पूरा पेज नहीं भर पाए होंगे ये अगर वानप्रस्थ और किसको लिखते, अलग अलग लिखते, तो ये पेज काफी नीचे तक क्या है, आ जाता। तो आप कहेंगे पेज भरना जरूरी है, फर्क पड़ता है इसका भी। पेज को कोशिश करिए कि काफी हद तक नीचे तक क्या है, कंप्लीट करिए। तो ये लगभग लगभग पेज क्या है आपका जो खाली रह गया है, ये खाली रह गया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने यहाँ पर एक साथ दिखा दिया है। क्या था, समय का भाव था, क्या था, अच्छा हल्की लिखे क्या, ये भी ठीक है। अगर ना मिले तो इसी तरह लिख दो, क्योंकि गलत लिखने से तो अच्छा है कि अपना कम ही लिखो, अपने कम शब्दों का प्रयोग करो। तो वानप्रस्थ क्या है, वानप्रस्थ क्या है, वानप्रस्थ है जो आपने लिया है उसको आप समाज को लौटाना है। और आज शायद बस इसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। हम लोग ले रहे हैं लेकिन लौटाने की बात नहीं कर रहे हैं। और शायद भर जब हम नहीं लौटाएंगे तो जो पीढ़ी है उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे हम आपसे कोई चीज लें और हमारे पास अब दो अनुभव हैं, एक ब्रह्मचर्य का ज्ञान और गृहस्थ का अनुभव, दो नॉलेज है ना हमारे पास। ब्रह्मचर्य मतलब जो शिक्षक हमने आपसे ज्ञान लिया, और गृहस्थ में जो हमने अनुभव सीखा। अब हमें उसको बिना पैसों के, बिना किसी से लाभ लिए हुए उसको समाज को क्या करना है, वापस देना है। तो इससे ये फायदा होता है, पहला फायदा तो ये हुआ कि हम मोह माया से भी थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, अलग। तो आज व्यक्ति का जो दुख का कारण है, वो दुख का कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य उसी घर में गृहस्थ जीवन को छोड़ नहीं पा रहा है, इसी कारण से वो दुखी हो जा रहा है। वो आज भी चाहता है कि गृहस्थ में मेरी जो ताकत है उसी तरह बरकरार रहे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य सब गृहस्थ में आ रहा है, तो निश्चित है, कहते हैं ना कि अगर यहाँ पर इतनी जगह हो तो यहाँ से कोई आएगा तो इसको धक्का मारेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर। वैसे तो नियम यही कहता है। तो मतलब जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आ रहा है, तो निश्चित है कि गृहस्थ वाले को आगे जाना चाहिए, और नहीं जाओगे तो धक्का मुक्की होगी। और वही धक्का मुक्की के तौर पर घर में लड़ाई झगड़े क्या है, बढ़ जाते हैं, और यही आपके दुख का क्या है, कारण। तो आश्रम व्यवस्था तो सरल के लिए बनाया गया था। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि आधुनिक समय में भी लोग सेवानिवृत्ति के बाद
समाज सेवा और आध्यात्मिक जीवन से अपने आप को विमुख कर रहे हैं, जिससे समाज एक गलत दिशा की ओर क्या है, जा रहा है। अगर हम वानप्रस्थ जीवन को अपना लें तो हम दुख को भी काफी हद तक क्या है, कम कर सकते हैं, जिससे इस वानप्रस्थ व्यवस्था की महत्व अभी भी क्या है, बरकरार है। लेकिन इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखिएगा जैसे इसने ये बनाया था, इसने आप ऐसे ही बना देते, वानप्रस्थ बनाते और कितने पॉइंट लिखते इसमें, 2 पॉइंट, ऐसे वन वन बनाते और 2 बना देते तो एक ही हो जाता। अब सन्यासी का क्या महत्व है, अब देखो ना इसमें क्या गड़बड़ हुआ है, आपने दोनों को एक ही लाइन पे लिख दिया है, तो अगर दोनों चीज एक ही हैं तो फिर दो अलग बनाई क्यों गई। प्रश्न दिमाग में यह आएगा कि आपने जब दोनों को एक ही लाइन पे लिख दिया है, तो जब दोनों को आप एक ही कह रहे हो तो फिर 2 आश्रम बनाने की हमको आवश्यकता क्यों महसूस हुई, सन्यासी क्यों बनाया गया। पूरी तरह से हमको जो मोह माया है, जो अभी वानप्रस्थ में हमसे थोड़ी सी अटैच रख रही है, पूर्णतः उससे हमको क्या करना है, विरक्त होना है। विरक्त मतलब हमको अलग होना है, और हमारे जाने के बाद ना हमको जाने में दुख हो, ना हमारे किसी सदस्य को दुख हो। हमें दुख इसी बात का होता है, और मेरे हिसाब से कई बार उसको भी दुख हो रहा होता है जो जा रहा होता है, उसको बेचारे को भूल जाता है कई बार कि वो बुलाता है बाद में, इधर आओ बता रहा हूँ पैसा कहाँ रखा है, और बिना बताए चला गया तो लोगों को टेंशन होती है। तो कुल मिलाकर के आश्रम यही है ना कि हमको माया से क्या होना, विरक्त। चाहे जैन धर्म पढ़िए, चाहे बौद्ध धर्म पढ़िए, चाहे इस्लाम, कोई भी धर्म पढ़िए, अंत में हमको माया से दूर करने की क्या करते हैं, कोशिश, ताकि हम बिना माया के अटैच के वहां से चले जाएं। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि सन्यासी आश्रम का इंपॉर्टेंस वर्तमान में इसलिए भी है ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मोक्ष का मतलब होता है कि मरते समय हमें जाने में ना दुख हो और ना हमारे सदस्यों को तकलीफ हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और दूसरा हम उससे पहले संपत्ति से अपने आप को अलग कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा कारण होता है अंत में दुख का, संपत्ति, क्योंकि लास्ट तक उस व्यक्ति के पास संपत्ति क्या होती है, अटैच होती है। तो जब आप वानप्रस्थ और क्या हो जाओगे, सन्यासी, तो आप ऑलरेडी अपनी बहुत सारी संपत्ति पहले ही क्या कर चुके हो, ट्रांसफर कर चुके हो। तो यहां पर ये लिखेंगे, अर्थ युगीन दुनिया में अर्थ की वजह से व्यक्ति मृत्यु के करीब जाने का भी दुख प्राप्त करता है। अगर वो सन्यासी जीवन को स्वीकार कर ले तो जो आर्थिक माया है वो उससे क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, जिससे जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मोक्ष का अर्थ क्या है, जीवन और मरण के चक्र से आजाद होना। और जीवन और मरण का चक्र तब आजाद होता है जब हमारा कर्म फल क्या होता है, शून्य होता है। कर्म फल मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई कर्म फल ही नहीं बचा तो हम दोबारा नहीं आएंगे। और दूसरा, अगर मोक्ष की दूसरी परिभाषा पूछी जाए तो दूसरी परिभाषा ये कहती है कि हमारे जाने पर हमको दुख ना हो और जो हमसे जुड़े हैं उनको दुख ना हो, इस वजह से। तो लास्ट में इसको लिख देंगे। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया है, देखते हैं। ये अच्छा लिखा है इन्होंने, ये मैंने पढ़ा था, ये मुझको बहुत अच्छा लगा। आधुनिक जीवन शैली व व्यस्तता के कारण आश्रम व्यवस्था का पालन करना कठिन हो गया है, लेकिन यह व्यवस्था आज भी जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए संदेश देती है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने, बिल्कुल लिखा है ना कि आप बहुत मुश्किल हो गया है, मुश्किल मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हमको अपनाना पड़ेगा ताकि हमारा जीवन संतुलित हो जाए। अच्छा मुझको एक बताइए, वर्तमान में प्रियव्रत महाराज जी के लोग बात बहुत सुन रहे हैं, क्यों, क्यों सुन रहे हैं, बस एक लाइन में मुझको बता दो क्यों सुन रहे हैं। आज की अंधी दौड़ में, आज के अर्थ युग में, फिर भी देखते देखते उनके इतने फॉलोअर बढ़ गए। रात को 1 से 1:30 बजे लोग खड़े रहते हैं, और खासतौर से युवाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। एक लाइन पे मुझको बता दो क्यों। एक लाइन पे बता देते हैं कि जो वो एथिकल वैल्यू की बातें करते हैं, किसकी, एथिक्स की जो बातें करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं, वो आज भी लोगों को पसंद आ रही हैं। और साथ में उनकी बातों से बहुत सारे लोगों का जो दुख तकलीफ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब कल भी व्यक्ति ऐसी बातें सुनना चाहता था, आज भी सुनना चाहता है, लेकिन बस दिक्कत है कि ऐसी बातें सुनाने वाला व्यक्ति अब कोई बहुत कम रह गए। तो जो सुना रहा है लोग उसको क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये जो चीज लिखी है ना कि हाँ, ये आश्रम कल भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है, और आगे भी प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि इस आश्रम से हमें दुख तकलीफ हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा लिखा है कि संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। और फिर भी हम
ये भी लाइन आपने की, व्यस्तता की बात के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको हमें अपनाना चाहिए, और हम नहीं अपना पा रहे हैं इसलिए तो हम क्या हैं, परेशान हैं, नहीं। और निष्कर्ष देखते हैं, हालांकि आधुनिक समय में इसके पालन में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इसके सिद्धांत और मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। यह व्यवस्था व्यक्ति को एक संतुलित व उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में की क्या देती है, प्रेरणा देती है। ये लास्ट में यहां पर लिखते हैं आप, अगर इस पूरे पैरा को इसके बाद, और वहां पर क्या लिख देते, वानप्रस्थ और क्या लिख देते, सन्यासी, तो ये पूरा बेस्ट आंसर हो जाता। कहां चला गया बेटा लिस्ट में, इसमें ई नोट, ये फिर दूसरा, दूसरे में आपकी क्या कमी है, दूसरे में आपको मैंने बताया था क्या कमी है, कोई बताएगा दूसरे में क्या कमी है, दूसरे में तो बताया था ना क्या कमी, उस बच्चे ने ये सही लिखा था। मैं आपको हर प्रश्न में जिसकी भी कॉपी, इसकी सबसे कॉपी लास्ट में चेक हुई है सर, तुम्हें सबसे अंत में कॉपी मिली, कल मिली होगी कॉपी आपको अपनी। अब मैं सबको यही समझा रहा था, और देखिए इसने ऐसा तो नहीं है कि मैं सबको समझा रहा था इसने बाद में पास कॉपी जमा की है, तुमने कॉपी तो उसने ही जमा की होगी ना, अच्छा बाद में जमा की है, चलिए ठीक, फिर भी बहुत अच्छा। देखिए बाद में जमा किया, लेकिन आपने मेरी बात को क्या किया था, समझा होगा कि मैं चाहता क्या हूं इसमें। आप इसमें देखिए कितना अच्छा लिखा कि अब इसमें विविधता दर्शानी थी, तो विविधता कितने प्रकार की है, कई प्रकार की जो आपने लिखी हैं। और आपकी बहुत बड़ी गलती, आपने क्या किया, आपकी एक आदत सी हो गई है इतना पेज भरने की, इतना ये लिखा, भौगोलिक विविधता, धार्मिक विविधता, जाति विविधता, ये क्यों कर रहे थे कि मास्टर खुश हो जाएगा कि पेज भर गए हैं। हाँ, आप लोग की बीए में एक आदत होती है ना कि पेज भर दो, यहां पर पेज भरने का आशा है कि पेज सार्थक भरो, सार्थक मतलब हर एक लाइन आपका कुछ ना कुछ मीनिंग देती हो, और बीए का क्या मतलब होता है, सिर्फ पेज भरो। मास्टर को देखिए, हाँ पेज भर गया, हर पेज के 2 नंबर के हिसाब से लास्ट में आपको औसत नंबर तो देता ही होगा। आपके बीए में औसत नंबर आते होंगे ना, ज्यादा आ जाते हैं, कितने आए हैं, अच्छा ये भी होता है, कितना परसेंटेज बना है रतन जी, 74, बहुत अच्छे बना दिए हो, ऐसे इसमें मेहनत करो। अब इसमें देखिए भौगोलिक विविधता जब दर्शानी थी तो आपने डायग्राम बनाया, अब इसमें एक कमी और है, डायग्राम बनाया, डायग्राम में आपने क्या दिखाया कि हर जगह हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या विविधता है, जलवायु की विविधता उन्होंने दिखा दिया। धार्मिक विविधता में काम करना चाहिए था, ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ये जगह खाली है तुम्हारी, क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इस डायग्राम को फिर बनाते, और बनाते ऐसे, ऐसे बनाते। और धार्मिक विविधता को हमारे धर्म ने कितना अच्छा बोला है, हमारे 4 मठ बनाए गए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्यों बनाए गए 4 मठ भाई, ना बनाते, शंकराचार्य ने कोई दिमाग तो लगाया होगा, हम 4 दिशाओं में मठ क्यों बना रहे हैं, हम चारों दिशाओं में अपने धाम क्यों बनाए, चारों धाम 4 दिशाओं में है, चारों दिशाओं में ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों धाम चारों मठ सब के सब चारों जगह पर हैं। प्रयागराज के कुंभ में भारत के हर कोने से व्यक्ति आया है, क्यों ऐसा कर किया गया, क्यों शंकराचार्य ने ऐसा किया, क्यों हमने 4 धर्म बनाए, 4 धाम बनाए, चारों दिशाओं में बनाए, क्यों, सोचो। इसलिए बनाया कि अगर यहाँ का धर्म यहां से होगा, जैसे हमारे दिमाग में चारों धाम करना जरूरी है, चारों धाम करने वाला उत्तर भारत का व्यक्ति कभी दक्षिण ना जाता, वो सिर्फ चारों धाम के चक्कर में आर्थिक कमाने वाला व्यक्ति तो दक्षिण जा रहा है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति भी दक्षिण जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके धर्म में लिख दिया है कि जब तक आप चारों धाम की यात्रा नहीं करेंगे तब तक आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य तो एक जरिया है क्या स्थापित करने का, एकता स्थापित करने का, कुंभ का आयोजन एक जरिया है पूरे भारत को एक करने का, ये तो जरिया था केवल, ये बनाया गया कि नहीं सब लोग यहाँ पर आइए और नहाने की क्या करिए, कोशिश करें, और इसी बहाने हमारी एकता और अखंडता क्या हो, प्रकट हो। और सोचिए कितने सारे लोग अलग अलग, सबकी भाषा, सबकी बोली,
सबका पहनावा अलग अलग है, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि सब एक ही धर्म को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ पर जगह थी ना, तो आपको यहाँ पर 4 मठ, 4 स्थल और भी धार्मिक जगह क्या कर देनी चाहिए थी, बना देनी चाहिए थी। सिर्फ हिंदू नहीं बनाइएगा, अलग अलग धर्म भी आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है, भारत में जैन भी है, भारत में बौद्ध भी है, भारत में मुस्लिम भी है, भारत में ईसाई भी। तो आप जब बनाएंगे तो एक पॉइंट हिंदू का बना देते, एक बौद्ध का बना देते, एक सिख का बना देते, एक ईसाई का बना देते। इस तरह से हमको दिखाते और लास्ट में लिख देते कि अगर ये प्रश्न धार्मिक विविधता में एकता, तो ये कहते हैं कि इसलिए हमको चारों दिशाओं से जोड़ा जाता है, ताकि भारत का व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, ताकि हमारी संस्कृति और हमारी एकता प्रदर्शित हो और हमारे जो बीच की भी यूनिटी हो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये बना देना चाहिए था। ठीक, फिर से बनाया क्या यहाँ पर, हाँ क्या लिखा है, भाषाई विविधता। अब भाषाई विविधता में ये पॉइंट तुमने बहुत अच्छा यहाँ पर किनारे पे दे दिया, पग पग में बदले पानी, 4 पग में वाणी। अब आपको थोड़ा सा पॉलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए था, किसका, पॉलिटी का। पॉलिटी में आपको थोड़ा सा अनुसूचियां इन सब चीजों का क्या है, थोड़ा सा जिक्र कर देते, या संविधान का थोड़ा सा जिक्र कर देते, और भाषाई विविधता दिखा देते कि हाँ इतनी सारी हमारी भाषाई विविधता है, लेकिन फिर भी सबको संविधान की इस अनुसूची में जगह क्या है, दी गई है। तो इससे क्या फायदा होता है, जब किसी को जगह दी जाती है तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे इतनी सारी भाषाएं हैं, जब हम उसको संविधान में जगह देते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। हुँ? आपके घर में कार्यक्रम होते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम तो होते होंगे, तो जब आप लिस्ट बनाते हो तो क्या सोचते हो, कोई छूटे ना, आप सबको जगह देने की क्या करते हो, कोशिश। तो वो व्यक्ति क्या सोचता है, हाँ इनके घर में हमें भी जगह है, मतलब ये हमको मानते हैं। तो भारत के हर कोने की लगभग लगभग भाषाओं को संविधान में रखने की क्या की गई है, कोशिश, ताकि भारत का कोई व्यक्ति ना समझे कि यह लोग हमको अपना नहीं मानते। तो विविधता है और एकता को दर्शाने के लिए आपको उसको उस जगह पर जगह देनी पड़ेगी जिसको सब मानते हैं, और भारत में एक ही चीज है जो सर्वोपरि है, वो है हमारा संविधान। संविधान में अगर तुमको जगह है तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो यहां दर्शा देते, ये हो जाता। सामाजिक विविधता में तो आप दिखा सकते थे जो आपने दिखाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो दिखा दिया, जनजाति समुदाय दिखा दिए, सांस्कृतिक विविधता में त्योहार, नृत्य और कलाएं दिखा दी। तो मेरे हिसाब से यहाँ जगह नहीं थी तो डायग्राम बना, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाते वो भी खराब लगता, तो आपने 2 में डायग्राम बना दिया और यहाँ पर आपने कोड डाल दिया, ये मुझको अच्छा लगा। और यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर डायग्राम को बार बार रिपीट करोगे ना, बार बार रिपीट करोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 2 पे रिपीट कर दिया, 1 पे हमने कुछ लिख दिया, 2 पे नहीं लिखा, बाद में हमने क्या दे दिया, कंक्लूजन दे दिया। किसको लगा कि हाँ ये आंसर ठीक है, कुछ तो लगा होगा ना कि हाँ ये बेहतर है। शायद इसलिए बेहतर आ पाया कि शायद अभिनव ने पहले सुना और घर में जाकर लिखा, उसको फिर क्या किया, कॉपी जमा की। तो ये भी ठीक है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कम से कम मेरी बात को आपने क्या किया, समझा। तो कई बच्चे होते हैं मैं समझाता हूँ और वो लोग लिख नहीं पाते, हम आपको हाथ पकड़ करके का से कबूतर लिखना नहीं सिखा पाएंगे, हम आपको सिर्फ हिंट देंगे, आपको घर में क्या करनी है, प्रैक्टिस। इसको कितनी बार में ट्राई किया था, हाँ घर पे लिखा, ब्लूप्रिंट बनाया होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करना है। तो किसको लगा कि प्रेजेंटेशन बेहतर था ये, देखिए हर आपको लगना चाहिए। और फिर एक काम और करिएगा जो मैंने आपको कल बताया है, कल कितने लोगों ने मेरा काम किया है कि आप गए हैं, आपने हाँ टॉपर्स या जो भी सिलेक्ट हुए उनकी कुछ कॉपियां निकाली हैं, निकली कुछ कॉपियां, ठीक। तो क्या मैं एक क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दूं आपको, कल संडे है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के लाइएगा, ठीक। ये तो कॉपियां जमा हो जाएंगी, 5 मिल जाएंगी। भारत में 16 संस्कार पढ़े ना आप लोगों ने, 16 संस्कार। तो आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा 16 संस्कार को कई बार हम लोग पाखंड से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन 16 संस्कार हमारे ऋग वैदिक कालों से उत्तर वैदिक काल से दिखाई दे रहे हैं। और ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीजें जो लिखी गई हैं वो वैज्ञानिक रूप से क्या है, सत्य है। तो उसकी वैज्ञानिक विवेचना करनी है, कौन सी विवेचना, वैज्ञानिक विवेचना। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए फिर जमा कर दीजिएगा 1-2 दिन में। लिखिए भारत में, देखिए भारत में होने वाले 16 संस्कारों को, भारत में होने वाले 16 संस्कारों को
भारत में होने वाले 16 संस्कारों को कई बार अंधविश्वास व पाखंड से जोड़ा जाता है। कई बार अंधविश्वास व पाखंड से जोड़ा जाता है। कई बार अंधविश्वास और पाखंड से जोड़ा जाता है। एक मिनट रुकना बेटा। कई बार अंधविश्वास और पाखंड से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। क्या ये 16 संस्कार, क्या 16 संस्कार आज भी वैज्ञानिक रूप से अपना महत्व रखते हैं? वैज्ञानिक रूप से अपना महत्व रखते हैं? टिप्पणी करें। टिप्पणी करें। ये जानते हैं, ये पिछल्लू शब्द होते हैं जो लिखे जाते हैं। टिप्पणी करें, व्याख्या करें, है? समीक्षा करें, टिप्पणी करें। तो लिखिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है बेटा।